अहद अभी अभी ऑफिस से घर आया था। वो कमरे की तरफ जा रहा था। अभी सीढ़ियाँ चढ़ रहा था कि मीरा सामने आ गई। आगे तुम ऑफिस से कितनी देर कर दी तुमने? कब से वेट कर रही थी मैं तुम्हारा। चलो कोई बात नहीं, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं मेड से कहकर खाना लगवाती हूँ। मीरा हमेशा की तरह फ्री होने की कोशिश करने लगी। अहद इसके इसी बोल्ड अंदाज से नाला रहता था। वो मुठ्ठियाँ बेचता अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश करने लगा। मैं खाना खा चुका हूँ और मीरा, तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है मेरे रास्ते में मत आया करो, तुम्हें मेरा वेट करने की ज़रूरत नहीं है। वो आगे बढ़ने लगा कि मिराह इसके रास्ते में हाइल हो गई। मिस्टर अहद मुजीर, तुम्हारे रास्ते मुझ तक ही आते हैं और बहुत जल्द हमारे रास्ते भी एक ही होंगे और मंजिल भी। मिस मिराह इशफाक, ये तुम्हारी गलत फहमी है। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। वो मिराह को बहुत अच्छी तरह जानता था। वो बहुत ही ज़िद्दी और बदतमीज़ थी। वो अहद के लिए कुछ भी कर सकती थी क्योंकि अहद इसकी मोहब्बत से अब ज़िद बन चुका था जिसे वो हर हाल में हासिल करना चाहती थी। और वो ये भी जानती थी कि इसके दादू की ख्वाहिश है कि वो अहद की दुल्हन बने। अहद, तुम मुझे जानते हो, जो चीज़ मिराह इशफाक को पसंद आ जाती है वो बस इसकी होकर रहती है। मिरवा, शायद तुम मुझे नहीं जानती, मैं भी अपने कॉल का पक्का हूँ। जो कह दूँ वो करके ही रहता हूँ। आज मैं अहद मुजीद ये दावा करता हूँ कि तुम मुझे पाने के ख्वाब पूरे नहीं कर पाओगी। मेरे दिल में वही लड़की दाखिल हो सकती है जिसे मैं चाहूँगा, जो मेरे दिल में अपनी जगह अपनी सच्चाई अच्छाई से बना पाएगी। वो इसकी आंखों में झांकता हुआ बोला। देखते हैं फिर मैं जीती हूँ कि तुम। वो इसे चैलेंज करती हुई बोली, ज़रूर, शौक से देख लेना। वो कहता हुआ साइड से होता लंबे लंबे डग भरता ऊपर चला गया। मिस्टर अहद मुजीद, मिरहा ने कभी हार मानना सीखा ही नहीं। मिरहा ये कहती मॉम डैड के कमरे की तरफ चली गई। इसके दिमाग ने अहद को हासिल करने के लिए प्लान तैयार कर रखा था। अहद अभी रूम में दाखिल हुआ था। वो बैग साइड पर रखता वॉशरूम में घुस गया और नहाकर बाहर आया। जैसे ही वो बाहर आया, इसे सायमा बेगम रूम में आती दिखाई दी। अरे दादी, आप क्यों यहाँ आई? मुझे बुला लिया होता। वो इनका हाथ थामता बेड तक ले आया और इन्हें बिठा दिया और साथ ही इनके कदमों में बैठ गया। क्यों, मेरा आना तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? सायमा ने झट से इसकी बात पकड़ ली। वो हल्का सा मुस्कुराया। नहीं दादी, ऐसी बात नहीं है। वो इनकी गोद में सर रखता हुआ बोला। अहद को हमेशा अपने वालिदैन की कमी महसूस होती थी। जब इसे अपने मामा पापा की ज़्यादा याद आती थी तो वो सायमा बेगम की गोद में सर रख के बैठ जाता था। क्या बात है मेरा बेटा? वो इसके गीले बालों में उंगलियां चलाती पूछने लगी। असल में कल से अहद काफ़ी डिस्टर्ब था। जब से रिजा से इसकी मुलाकात हुई थी, इसकी महरूमी ने इसे इसकी महरूमी याद दिला दी थी। रिजा के लिए इसके दिल में हमदर्दी ज़रूर थी। दादी, कल मुझे एक लड़की मिली थी। इसकी कॉफ़ी मेरे ऊपर गिर गई थी। मैंने इस पर बहुत गुस्सा किया। बाद में मुझे पता चला वो नाबीना है। एक पल के लिए मुझे लगा मेरी और इसकी तकलीफ़ एक ही है। मुझे बहुत दुख हुआ अपने रवैये पे दादी। सायमा बेगम हैरान थी कि इनका पोता किसी लड़की की बात कर रहा था। इसके रवैये से इसे ठेस पहुंची। इनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अहद, कभी कभी इंसान गलती से वो सब कर जाता है जो इसे नहीं करना चाहिए। तुम इस बात पर दुखी हो कि तुमने इस लड़की का दिल दुखाया। क्या पता शायद तुम्हारे अल्फाज से इसे तकलीफ पहुंचाई हो। लेकिन बेटा, क्या तुमने जानबूझ के कुछ नहीं किया है? इसकी दादी से तसल्ली देती हुई बोली। वैसे अहद, तुम्हें मिरहा कैसी लगती है? दादी, आप पूछें आए हैं, मैं जानता हूँ। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि मुझे मिरहा में कोई दिलचस्पी नहीं है। आप दादों को बता दीजिए, मैं इससे हरगिज़ शादी नहीं करूँगा। मैं ऐसे से शादी करूँगा जो मेरे दिल में आएगी। अहद जानता था कि इसकी दादी इससे शादी के बारे में बात करने आई हैं। वो उठ गया और मुंह दूसरी तरफ कर लिया। दादी भी खड़ी हो गई। और क्यों अहद, मिरहा घर की बच्ची है और तुम्हारे दादू भी यही चाहते हैं कि मिरहा की शादी तुमसे हो। दादी, मैं मिरहा से मोहब्बत नहीं करता। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। मैं इसी से शादी करूँगा जो मेरी मोहब्बत होगी। और अब तक मेरे दिल को कोई नहीं भाई। जो करना है करो, मैं तो बस तुम्हें समझाने आई थी। तुम जानो, तुम्हारे दादो जाने। ये कहकर वो रुकी नहीं बल्कि बाहर चली गई। दादी, मैं मिरहा मर के भी मिरहा से शादी नहीं करूँगा। रिजा, मैंने सुना है आशी काफ़ी अच्छी परसेंटेज है। रिदा और रिजा भी सोने के लिए बेड पे लेटी थी। दोनों ही एक कमरे में रहती थी। रिदा ने रिजा से कल के बारे में पूछा तो इसकी आंखों में आंसू आ गए। वो तो इस इंसान को जानती भी नहीं थी, लेकिन इसकी अल्फाज ने से बहुत तकलीफ़ दी थी। इसे इन बातों की आदत हो चुकी थी, लेकिन इस अजनबी ने जो कहा ही उसे काफ़ी तकलीफ़ दे गया था। हाँ, आप भी माशाल्लाह से है ही इतनी लायक, और इससे मेहनत भी तो बहुत की थी। काश मैं भी यूनिवर्सिटी जा सकती, मैं भी पढ़ सकती, मैं भी अपने ख्वाब पूरी कर सकती। रिजा ने हसरत से कहा तो रिदा ने लंबी सांस हवा के सुपुर्द की। मेरी जान, इंशाल्लाह तुम ज़रूर अपने ख्वाब पूरे करोगी। अल्लाह का करम है कि मेरी जॉब हो गई। अब बहुत जल्द तुम्हारा ऑपरेशन होगा, तुम देखने लगोगी। एस ने रिजा को तसल्ली दी। इंशाल्लाह। आप भी रिजा की अब उम्मीद पड़ रही थी कि वो ठीक हो जाएगी। मिस रिदा, कम टू माई कैबिन। रिदा भी अभी
अपने कैबिन में बैठी कुछ फाइल स्टडी कर रही थी कि अचानक टेलीकॉम बजा। अहद ने इसे अपने कैबिन में आने को कहा था। मौके सर रिदा जैसे ही इजाज़त लेकर अंदर दाखिल हुई तो सामने हैदर बैठा था। रिदा इसे देख कर डर गई। इसे खदशा था कि हैदर इसे जॉब से न निकलवा दे। वो घबराहट पर काबू पाने की कोशिश करने लगी। हैदर की तो आंखों में अलग ही चमक आ गई रिदा को देख के। और सफ़ेद कलर के कुर्ता शलवार में सर पर दुपट्टा टिकाए, मेकअप से पाक चेहरा, सादगी में वो इसके दिल में उतर रही थी। हैदर इसे मुस्कुराते देखने में मगन था। यस सर, आपने बुलाया? रिदा अपने आप पे काबू पाते हुए बोली। हाँ मिस रिदा, वो ये हैदर। इससे पहले अहद कुछ कहता, हैदर बीच में कूद पड़ा। अहद, मैं कल इनसे अपना तारुफ करवा दिया था। क्यों मिस रिदा, सही कह रहा हूँ ना? हैदर पूरे इसरार से मुस्कुराया। रिदा इसका मतलब समझते ही मज़ीद डर गई। इसकी आंखों के कोने भीगने लगी। अब वो इसे जॉब से निकलवा देगा जो हैदर से छुप ना सका। हैदर को इसकी आंखों की नमी ने तकलीफ दे रही थी। तुमने इंट्रो करवा लिया, चलो अच्छी बात है। तो मिस रिदा, इस रिदा को अपनी तरफ मुतवज्जा किया जो हैदर ही को देख रही थी। रिदा हड़बड़ाहट पे काबू पाती इसकी तरफ मुतवज्जा ही। जी सर, आप ठीक तो है ना? अहद ने परेशानी से पूछा, जिसे इसका यूं गड़बड़ाना अजीब लगा। यस सर, आई एम ओके, वो फ़ौरन बोली। हैदर बस इसे देखकर मुसलसल मुस्कुराए जा रहा था। अच्छा तो मिस रिदा, हम एक नई फैक्ट्री का सेटअप करना चाहते हैं, इसलिए हमने साइट पे काम शुरू करवा दिया है। मैं चाहता हूँ आप और हैदर इस साइट का विज़िट करके आएँ और काम भी देख के आएँ। चलें, सही चल रहा है कि नहीं? अहद ने कहा तो रिदा हैरान हो गई कि अब इसे हैदर के साथ साइट पे जाना होगा। हैदर लगातार मुस्कुराए जा रहा था। वो जो वो चाहता था वो हो रहा था। मैं चलता, मगर आज मेरी ज़रूरी मीटिंग है तो वो छोड़ नहीं सकती, और साइट का विज़िट भी ज़रूरी है। और मिस रिदा, मुझे सारी रिपोर्ट्स ओके चाहिए। रिदा ने इस बात में सर हिलाया। थोड़ी देर बाद वो रिदा हैदर के साथ साइट के लिए निकल गई। रिदा परेशानी में थी कि हैदर ने इसकी शिकायत नहीं की। क्या सोच रही हैं आप मिस रिदा? हैदर ने इसे किसी सोच में डूबे देखा तो पूछ बैठा। कुछ नहीं, रिदा ने सादा से जवाब दिया। वैसे मिस रिदा, आप टेंशन मत लीजिए, मैं हैदर को हमारे झगड़े के बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा। हैदर ने कहा तो रिदा ने नज़र उठा के देखा। वो बहुत हैरान थी कि इसे कैसे पता चला कि वो यही सोच रही है। आपको कैसे पता कि मैं यही सोच रही हूँ? अपने तजस्सुस की वजह से वो रिदा से पूछ बैठा। रिदा पूछ बैठी, बस मुझे दिल की बातें पढ़नी आती हैं। हैदर शरारत से इसकी तरफ झुकते हुए बोला। रिदा पीछे होने लगी। हैदर मुस्कुराया और झट से सीधा होकर ड्राइव करने लगा। रिदा इसे अजीब नज़रों से देखने लगी। हैदर हंसने लगा। इसकी हैरानगी देख इसकी हंसी निकल गई। मैं मजाक कर रहा हूँ मिस रिदा, आप परेशान मत हो। मुझे कोई दिल की बातें पढ़नी नहीं आती, वो तो बस मैंने तुक्का लगाया जो सही निकला। स्कूल में मेरा तुक्का कभी इतना एक्यूरेट नहीं लगा। इसकी बात पर रिद्धा मुस्कुराने लगी। हैदर इसे पहली बार मुस्कुराता देखकर मुस्कुराइस हो गया। वो मुस्कुराते हुए कितनी अच्छी लग रही थी, ये कोई हैदर से पूछता। हैदर भी मुस्कुराने लगा। इनकी गाड़ी सिग्नल पर रुकी तो वहाँ एक फ़कीर आ गया। हैदर ने इसे पैसे दिए। अल्लाह तुम दोनों की जोड़ी जोड़ी सलामत रखे हमेशा, फ़कीर ने इन्हें दुआ दी। तो हैदर ने ज़ेर लब आमीन बोला। रिद्धा इसकी बात पे हैरान हो गई। वो फ़कीर इसे हैदर की बीवी समझ रहा था। हैदर बहुत खुश हो गया। इसने फ़कीर को वापस बुलाया और उसे काफ़ी पैसे दिए। फ़कीर मज़ीद दुआ देता चला गया। रिद्धा को इसकी दिमागी हालत पे शक हुआ। सॉरी सर, रिद्धा इससे माफ़ी मांगने लगी। सिग्नल ग्रीन हो गया। हैदर गाड़ी चलाता चुंबे से इसे देखने लगा। सॉरी क्यों मिस रिद्धा, वो सर फ़कीर ने कहा। इससे लगा कि वो हिचकिचाई। क्या लगा? हैदर जानबूझ के पूछने लगा। वो सब जानता था, लेकिन रिद्धा के मुंह से सुनना चाहता था। यही कि हम दोनों। हैदर ने मुस्कुराते हुए सवाल किया। हम दोनों क्या? कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, इसलिए इसने ऐसी दुआ दी। इसे नहीं पता तो क्या आप मेरे बॉस हैं, इसलिए सॉरी। रिद्धा ने नज़रें झुका गई। और यहीं हैदर को लगा कि वो अपना आप रिद्धा के सामने हार जाएगा। इसमें आप क्यों सॉरी बोल रही हैं मिस रिद्धा? आपकी क्या गलती है? फ़कीर को गलत फहमी हो गई है, मैंने माइंड नहीं किया। हैदर रिद्धा से बोला। काश फ़कीर की बात सच हो जाए। हैदर दिल में ही कह पाया। इन्हीं बातों के दौरान वो साइट पर पहुंच गए। वहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही थी। वहाँ सुपरवाइज़र इन्हें सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा था। दोनों सब ध्यान से सुन रहे थे और साथ रिद्धा सब नोट कर रही थी। और सुपरवाइज़र की बातें सुनने के साथ साथ चल रहे थे कि अचानक रिद्धा के पाँव के नीचे कुछ आया। वो लड़खड़ाई। इससे पहले वो गिरती, हैदर ने इसका बाजू पकड़ लिया। रिद्धा की कलाई हैदर के हाथ में दी। जैसे ही दोनों होश में आए, रिद्धा ने फ़ौरन अपना हाथ छुड़वाया और खज्जल हो गई। सॉरी सर, मुझे कहकर रुकी नहीं बल्कि आगे बढ़ गई। इट्स फाइन, बहुत जल्द तो मैं हक से छूऊंगा। वो मुस्कुराता रिद्धा तक पहुँचा। आज तो किस्मत इस पर मेहरबान थी, बार बार रिद्धा को इसके करीब कर देती थी। गर्मी बहुत ज़्यादा थी। रिद्धा का रंग गर्मी से सुर्ख हो रहा था। हैदर भी काफ़ी लाल हो रहा था। शाम हो चुकी थी। दोनों सारी
साइट का विजिट कर चुके थे, बस फैक्ट्री के अंदर एक जगह रहती थी। रिदा सुपरवाइज़र के साथ वहाँ चली गई। हैदर अहद से फ़ोन पर बात कर रहा था। सुपरवाइज़र किसी काम से चला गया। रिदा वहाँ खड़ी जायज़ा ले रही थी। ऊपर वाले हिस्से का काम चल रहा था। अचानक ऊपर से लकड़ी के तख्ते गिरे। इन पे कुछ भारी सामान रखा था। वो तख्ते वज़न बर्दाश्त न कर पाए और टूट गए। नीचे रिदा खड़ी थी। रिदा को कुछ टूटने की आवाज़ आई। इसने ऊपर मुड़ के देखा तो शजर रह गई। वो वज़नी तख्ते इस पे गिरने वाले थे। इसके कदम जैसे वहीं जम गए। इसने आंखें बंद कर लीं। अचानक से किसी ने धक्का दिया। वो इस इंसान समेत दूर जाके गिरी। हैदर जैसे ही बात करके रिदा की तरफ मुड़ा तो टांगों से जान निकल गई। वो तख्ते रिदा के ऊपर गिरने वाले थे। इससे पहले वो इस पर गिरते, हैदर फुर्ती से इस तक पहुंचा और इसे धक्का दे दिया। अब वो दोनों ज़मीन पर गिरे थे। चोट किसी को भी नहीं लगी थी। रिदा ने आंखें खोली तो देखा वो हैदर के साड़ में थी। हैदर को जैसे ही अपनी पोजीशन का अंदाज़ा हुआ, झट से उठा। वो भी खड़ी हो गई। तुम ठीक तो हो ना रिदा? तुम्हें चोट तो नहीं आई ना? हैदर ने झट से पूछा। इसे रिदा की फिक्र हो रही थी, कहीं से चोट तो नहीं आई। नो सर, मैं ठीक हूँ। थैंक्स मेरी जान बचाने के लिए। रिदा को शर्मिंदगी हो रही थी। बार बार इसकी वजह से हैदर परेशान हो रहा था। थैंक यू की कोई बात नहीं, आपकी जान बचाना मेरा फ़र्ज़ था। अपनी जान की जान बचाने के लिए कैसा थैंक्स? आखिर में वो बड़बड़ाया। आपने कुछ कहा सर? रिदा ने इसकी बड़बड़ाहट सुन के पूछा। नहीं तो, वो महज बोला। खुद पे काबू पाने की कोशिश कर रहा था। इसे अभी सुपरवाइज़र को पे बहुत गुस्सा आ रहा था। इसकी लापरवाही से आज रिदा को चोट आ सकती थी। आज पहली बार अपना कुछ कीमती खोने का डर महसूस हुआ था। शायद वो जिसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता था। इससे सुपरवाइज़र की सही से खबर ली, इसे बहुत डांटा। बार बार वो अपनी बातों से चितला रहा था कि आज सुपरवाइज़र की गलती से इसकी वर्कर की जान भी जा सकती थी। वो तो लगभग इसे खोने ही वाला था। इसने अहद को सब बताया। सब जानते थे कि अहद इस मामले में बहुत सख्त है। वो किसी को काम के मामले में माफ़ नहीं करता। इसने सुपरवाइज़र को आखिरी वार्निंग देकर छोड़ दिया, पर हैदर को सुकून नहीं मिल रहा था। सॉरी सर। रिदा ने फिर हैदर से माफ़ी मांगी। बार बार सॉरी क्यों बोल रही हैं आप रिदा? दोनों अभी वापस जा रहे थे। ड्यूटी टाइम ख़त्म हो चुका था, इसलिए वो इसे घर छोड़ने जा रहा था। मेरी वजह से आपको बार बार परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। मिस रिदा, आपकी वजह से नहीं, बल्कि किस्मत में ऐसा ही लिखा था, तो उसे हम बदल नहीं सकते। सो प्लीज़ बार बार सॉरी कहकर मुझे शर्मिंदा मत करें। रिदा ने हैदर की तरफ देखा, जो संजीदगी से ड्राइव कर रहा था। इसके दिल में इसके लिए बहुत इज्जत पैदा हो गई थी। हैदर इसकी तरफ नहीं देख रहा था, लेकिन एक एक चीज़ नोट कर रहा था। रिदा का घर आ गया। वो जाने लगी और जाते जाते मुड़ी। इसने हैदर को घर आने की दावत दी, लेकिन वो इनकार कर गया। वो ऐसा मौका हाथ से जाने नहीं देख सकता था, लेकिन अहद इसका इंतज़ार कर रहा था, इसलिए इसे जाना था। रिदा ने घर आने के बाद किसी को भी इस हादसे का नहीं बताया। वो हमेशा से ही ऐसी थी, अपनी तकलीफ़ें छुपाने वाली। रिजा, तुम्हें पता है पप्पा और हारिस आए थे? रात को रिदा और रिजा हस्बे मामूल बेड पर लेटी बातें कर रही थी। अचानक रिदा ने रिजा के साबका मंगेतर का जिक्र छेड़ा। हारिस रिजा को बचपन से पसंद करता था। अब्बू की ज़िंदगी में पप्पो ने इसे हारिस के नाम की अंगूठी पहना दी थी, पर इब्राहिम की डेथ के बाद जब इसके पप्पा को पता चला कि अब रिजा देख नहीं सकती, तो उन्होंने रिश्ता ही तोड़ दिया। हारिस का जिक्र करते ही रिजा के चेहरे पे नागवारी आ गई। रिजा को हारिस के रवैये ने बहुत दुख पहुंचाया था। जब इसे हारिस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तब वो इसे छोड़ कर चला गया। इसकी बेमुरवती का तो ये आलम था कि इसने रिजा का हाल भी ना पूछा। रिजा अपने आंसू जब्त करती बोली, कब आए थे? वो बैठ गई और खुद पे जब्त करने के बावजूद इसकी तकलीफ जाहिर थी। वो आंसू रोकते हुए हलकान हो रही थी। रिदा इसका दुख समझ सकती थी। इसने रिजा का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। अम्मी बता रही थी, जब तुम आशी के साथ रेस्टोरेंट गई थी, तब वो आए थे वो। लेकिन क्यों आए थे वो? ये देखते कि हम जी रहे हैं या मर गए। ना चाहते हुए भी इसकी आंखों में आंसू आ गए थे। रिदा ने इसे गले लगा लिया। क्यों आप भी क्यों आए थे? मेरी बेबसी का तमस्खुर उड़ाने आए थे? रिदा के गले से लगी रो रही थी। रिजा, वो इसलिए आए थे कि रिदा हिचकिचा रही थी। रामीन बेगम की तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी। वो जानती थी कि रिजा के सामने फ़ायज़ा बेगम या हारिस का जिक्र आते ही इसे अपनी इसकी महरूमी की याद दिलाता है। क्यों आए थे वो आप ही? रिजा, वो हारिस की शादी की दावत देने आए थे। अगले महीने हारिस की शादी है, अंकल के बिजनेस पार्टनर की बेटी से। रिदा ने रिजा को बताया तो वो शौक में चली गई। वो भी हारिस से मोहब्बत करती थी। रिजा के आंसू बार तोड़कर बहना शुरू हो गए। यह तो एक ना एक दिन होना ही था आप भी। लेकिन पप्पो, यहाँ दावत नहीं, बल्कि मेरे ज़ख्मों पर नमक छिड़कने आई थी। देखने आई थी कि हारिस के साबका मंगेतर को कैसा लगा इसकी शादी का सुन के। आप भी कभी कभी तो मुझे लगता है मेरी तकदीर में आंसू के अलावा कुछ भी नहीं लिखा। पिछले 3 सालों से आजमाइश में हूँ, पता नहीं ये आजमाइश ख़त्म भी होगी या नहीं। वो बहुत दर्द भरी आवाज़ में बोली। पिछले 3 सालों से इसने तकलीफ़ें ही तो बर्दाश्त की थी। ऐसा नहीं बोलते मेरी जान। अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। तुम्हें शुक्र करना चाहिए कि शादी से पहले तुम्हें ऐसा हारिस के बारे में पता चल गया, जिसने तुम्हारा मुसीबत में साथ छोड़ दिया। वो क्या ज़िंदगी के लंबे सफ़र में तुम्हारा साथ देता।
तुम देखना, तुम्हारे लिए अल्लाह हारिस से बेहतर कोई चुना होगा जो तुम्हें अपनाएगा। इसके लिए तुम्हारी कोई कमी मायने नहीं रखेगी। जो तुमसे सच्ची मोहब्बत करेगा, जो ज़िंदगी के हर इम्तिहान में तुम्हारे लिए मजबूत दीवार का किरदार अदा करेगा, जो किसी भी मुश्किल को तुम तक पहुँचने नहीं देगा। अभी आज के दौर में ऐसे लोग नहीं होते। आजकल लड़की अगर सांवली है तो इसके शादी इसके माँ बाप के लिए एक मुहाज बन जाती है, और अगर कोई लड़की मोटी है तो इसे इस बात पर रिजेक्ट कर दिया जाता है। लड़की का रंग दूध की तरह सफ़ेद हो, लड़की मोटी ना हो, लड़की ज़्यादा पतली भी ना हो, लड़की का कद लंबा हो लेकिन लड़के से लंबा ना हो, लड़की पढ़ी लिखी हो लेकिन लड़के से ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो। इस खोखले माशरे की कंडीशंस पूरी करते करते हम लड़कियां कवर में उतर जाती हैं। जहाँ ये लोग सांवली मोटी छोटे कद वाली लड़की को कबूल नहीं करते, वहाँ मुझ जैसी अंधी लड़की को कौन कबूल करेगा, जो किसी की मदद के बगैर उठकर एक गिलास पानी भी नहीं ले सकती, रिजा ने ससकते हुए कहा। और सब हमारे माशरे में वो तलख हकीकत है जिसके चलते कई लड़कियां सारी ज़िंदगी अपने वालिदैन की दहलीज पर गुजार देती हैं, इस उम्मीद से कोई तो होगा जिसके लिए बेमायने हो। नहीं रिजा, अल्लाह बड़ा कारसाज है। मुझे यकीन है खुदा ने कोई ना कोई तुम्हारे लिए भी बनाया होगा जिसके लिए तुम्हारी ये कमी बेमायने होगी, जो तुम्हारे खूबसूरत से दिल से मोहब्बत करेगा। इसके लिए रिजा इसकी ज़िंदगी होगी। रिदा इसके चेहरे पे हाथ रखती हुई बोली, आप ही मैं पहले भी ये कह चुकी हूँ कि झूठी उम्मीदें बहुत देती हैं। वक्त रहते इन उम्मीदों से हाथ छुड़वा लिया जाए तो ज़्यादा तकलीफ नहीं होती। रिजा को तो उम्मीद की कोई किरण ही नज़र नहीं आ रही थी। साथ साथ हारिस की शादी ने इसे अंदर से तोड़ दिया था। रिजा का तो इंसानियत से भरोसा उठ गया था। वो तो पहले ही सबके रवैये से टूट चुकी थी, लेकिन फिर भी मुस्कुराती रहती थी। रिजा, अल्लाह जो करता है हमेशा बंदे के हक़ में अच्छा होता है। वक्त भले ही तकलीफ़ होती है लेकिन इस पर पोशीदा बेहतरी का अंदाज़ा बाद में होता है। और ईमान वाले अल्लाह के आजमाइश दिल बर्दाश्त नहीं होते, बल्कि खुश होते हैं कि अल्लाह इस काबिल समझता है कि वो इस आजमाइश से गुजरे। और बेशक आजमाइश अल्लाह अपने नेक बंदों पर ही डालता है। और अल्लाह ने कुरान में इस बात की नवीद भी दी है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, और तुम्हारी इस मुश्किल के बाद अल्लाह ने आसानी की होगी। रिदा हमेशा की तरह इसे मोटिवेट करने लगी। आप ही, मुझे अपने रब के फैसलों में कोई शक नहीं। बेशक वो अपने बंदों के लिए बेहतरीन करता है, लेकिन आप ही कभी कभी लोगों के रवैये मुझे बहुत तकलीफ देते हैं। मैं अंदर से टूट चुकी हूँ। आप ही, रिजा के अश्क थम ही नहीं रहते। रिदा ने इसके आंसू साफ किए और बोली, बस करो रिदा, बस करो रिजा, अल्लाह अच्छा करेगा उन लोगों को, खास करके पुप्पो और हारिस को भूल जाओ। जब मैं अम्मी और रोशान है ना तुम्हारे साथ, तो अब इन बेमुरवत लोगों के बारे में सोचना छोड़ दो। रिदा ने इसे गले लगाया। अब ये बताओ, दवा ली तुमने? रिदा ने पूछा तो रिजा ने हाँ में सर हिलाया। रिदा ने इसे खुद से अलग किया और लिटा दिया। इसके ऊपर कंफर्टर दे दिया। इसके बालों में उंगलियां चलाने लगी। पता नहीं रिजा कब तुम्हारी आजमाइश ख़त्म होगी। वो दिल में खुद से मुखातिब थी। इसे पीछे मुड़कर देखा तो रिजा सो चुकी थी। इसने रिजा के माथे पर बौसा दिया और लेट गई। एक वो ही थी जिसने मुश्किल में भी अच्छे की उम्मीद नहीं छोड़ी थी। रिजा और घर की जिम्मेदारियों की वजह से वो शादी नहीं कर रही थी। इसका रिश्ता इब्राहिम साहब ने अपने दूर के कज़न के बेटे हमसा से करवा दिया था, और जल्द ही इनकी शादी होने वाली थी, लेकिन हादसे की वजह से शादी ना हो पाई। इसके बाद हमजा और इसकी फैमिली ने बहुत कोशिश की कि इससे शादी हो जाए। आखिर को रिदा कमाती जो थी, लेकिन रिदा अपनी फैमिली को भी यार मददगार नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए इसकी शादी लटकी हुई थी। रिदा मुसलसल शादी पोस्टपोन कर रही थी। रिदा ने रिजा की खातिर अपनी खुशियों की कुर्बानी देने से भी गुरेज नहीं किया था।